नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश उपाध्याय नयन आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेसिकली जो हम यूपीपीएससी यूपीपीसीएस की जो सीरीज चालू किए थे मॉडर्न इंडिया का, उसी में हम पिछले टॉपिक में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे डलहौजी के कार्य, डलहौजी की नीतियाँ, डलहौजी ने क्या क्या सुधार किए, इस सभी को हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, डलहौजी को कहा जाता है कि डलहौजी एक बहुत बड़ा साम्राज्यवादी था। डलहौजी के बारे में हम बात करें, अगर हम देखें तो डलहौजी ने तीनों तरीका अपनाया। मतलब कहा जाता है कि युद्ध के द्वारा, तीन का विलय किया। युद्ध के द्वारा जो विलय किया इसने, वो सबसे पहले पंजाब का विलय किया। युद्ध के द्वारा इसने, कहा जाता है कि सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध इसी के काल में हुआ। सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध, याद रखिएगा, इसी के काल में हुआ। इस युद्ध में कहा जाता है कि ये बेसिकली कोई मुद्दा नहीं था। दो अंग्रेज ऑफिसर थे, वांस एगेन्यू और एंडरसन। वांस एगेन्यू और एंडरसन, जो मैंने लिखा भी है, यहाँ भी लिखा है, वांस एगेन्यू और एंडरसन, इन दोनों की हत्या हो गई। और इसी के आधार पे लॉर्ड गफ को भेजकर इसने पंजाब का विलय कर लिया। दिलीप सिंह को पेंशन दे दी गई। मतलब कोई ना कोई इसको मौका चाहिए था। सिपाहियों के विद्रोह पे इसने क्या किया, पंजाब का विलय कर लिया। कहा जाता है कि वर्मा का विलय इसलिए कर लिया कि वर्मा की सरकार ने दो अंग्रेज कप्तान पे जुर्माना लगाई थी, और इसने क्या किया, फॉक्स नामक युद्धपोत के वो लैम्बोर्ड को भेजकर इसने क्या किया, वर्मा का भी विलय कर लिया। और इसके बाद सिक्किम में कहा जाता है कि दो डॉक्टरों के दुर्व्यवहार के कारण इसने सिक्किम का भी विलय कर लिया। और इस तरीके से युद्ध के द्वारा, जहाँ की बहुत छोटी छोटी सी गलती थी, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, अगर हम बात करें तो पंजाब का विलय किया युद्ध के द्वारा। इसके बाद इसने सिक्किम का विलय कर लिया युद्ध के द्वारा। और इसने सिक्किम के बाद इसने वर्मा का विलय कर लिया। अगर हम कारणों की बात करें तो पंजाब का विलय मात्र दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हुई, बल्कि हत्या में सिपाहियों का योगदान था, विद्रोह चल रहा था, और उसी को आधार बना के इसने पंजाब का विलय कर लिया। सिक्किम का विलय कहा जाता है कि अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, और इसी को मुद्दा बना के सिक्किम का भी विलय कर लिया। वर्मा का विलय कहते हैं कि कुछ अंग्रेजी कप्तानों पे जुर्माना लगा, दो अंग्रेजों पे, और उसी जुर्माने को आधार बना के इसने लैम्बोर्ड को भेजा, फॉक्स नामक युद्धपोत के जो कमांडर थे, और वर्मा का भी विलय कर लिया। तो युद्ध के द्वारा इसका विलय किया। अब आता है कि दूसरा तरीका इसने अपनाया। देखा कि छोटे छोटे राज्य बचे हुए हैं, इसने एक नीति अपनाई जिसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या विलय की नीति कहते हैं, विलय की नीति। अगर हम बात करें तो विलय की नीति के द्वारा भी इसने क्या किया, साम्राज्य का विलय की नीति क्या है कि उस समय देखा है कि बहुत से राजा थे जिनके पास गोद अपने बच्चे नहीं थे, गोद लिए हुए संतान थी। तो इसने गोद लेने की परंपरा पे ही अंकुश लगाया और तीन तरह के राज्य को डिफाइन किया। केवल दिखाने के लिए इसकी मर्जी थी, केवल वे जो कभी भी किसी के अधीन नहीं रहे, वे रियासतें जो पहले मराठों और मुगलों के अधीन थी अब अंग्रेजों के अधीन है, और वो रियासतें जो अंग्रेजों ने अपनी संदों से पैदा किया है। मतलब तीन प्रकार की रियासतें इन्होंने माना। एक जो कभी अंग्रेजों के अधीन नहीं रही, मतलब जो कभी किसी के अधीन नहीं रही। एक दूसरी रियासत ये है जो मुगल और मराठों के अधीन थी, अब अंग्रेजों के अधीन है। तीसरी रियासतें वो जो अंग्रेजी संदों ने पैदा की है, अंग्रेजी उससे पैदा किया गया, अंग्रेजों ने उसको मतलब अपने हिसाब से उनको सनद देके पैदा किया है, आर्डर देके। ये केवल नाम मात्र का दिखावा था। इसने कहा कि इनके ये गोद ले सकते हैं, ये गोद हमारी अनुमति से लेंगे, और तीसरे प्रकार के राज्यों को हम अनुमति नहीं देंगे। अंतर ये मात्र दिखाने के लिए था। बेसिकली ये था कि राज्यों को समाप्त करना, किसी भी तरीके से राज्यों को समाप्त करना था। और इस आधार पे इसने, इस नियम के आधार पे गोद लेने की परंपरा को रोक के इसने राज्यों का विलय किया, जिसमें सबसे पहले राज्य था सतारा। जो सबसे पहला राज्य था, इसने सतारा का विलय किया। इसके बाद जैतपुर,
संभलपुर का विलय किया। इसके बाद बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर का विलय कर लिया। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर का विलय किया इसने, और इस तरीके से इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के द्वारा इतने राज्यों को समाप्त कर दिया। एक तरीके से कहते हैं कि जो न्यू क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स ने रखी थी सहायक संधि के द्वारा, जो वेलेस्ली ने दीवार बनाई, इसने पूर्णतः छत बना दिया, एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को के अधीन पूर्ण रूप से कर दिया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट फिर से बता दूं, विलय की नीति है, इसमें गोद लेने की परंपरा पे अंकुश लगाया गया और दिखावे के लिए नीतिगत रूप से 3 प्रकार के राज्य इन्होंने मान्यता दिया। वे जो कभी अंग्रेज, मुगलों या किसी के अधीन न रहे हों, वे रियासतें जो पहले अधीन अंग्रेजों उनकी मुगल और मराठों के अधीन थी, अब अंग्रेजों के अधीन है। वे रियासतें जो अंग्रेजी संधों ने पैदा की है। तो पहले को तो अनुमति थी, लेकिन दूसरे को अनुमति लेनी पड़ेगी, अंग्रेज चाहे तो दे चाहे तो ना दें, और तीसरे को अनुमति नहीं देंगे। इन आधारों पर केवल दिखाने के लिए नीति बनाई गई और इनने राज्यों का विलय कर लिया, जिसमें सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सभी राज्यों का विलय कर लिया। तो युद्ध के द्वारा 3 राज्यों का विलय किया, पंजाब का, सिक्किम का और बर्मा का, और इसके द्वारा इन राज्यों का विलय कर लिया। इसके बाद एक राज्य और था अवध, जो लखनऊ फैजाबाद का एरिया है, अवध। अगर हम अवध की बात करें तो अवध आपको सहायक संधि स्वीकार कर चुका था, अंग्रेजी रेजिडेंट रहता था। अब अवध के अपना उत्तराधिकारी भी था। अवध का विलय कैसे करें, तो इसके लिए इसने क्या किया, एक रिपोर्ट बनवाई, पहले कर्नल स्लीमैन को भेजा, फिर बाद में आउटरम को भेजा, और रिपोर्ट में अवध पे आरोप लगाया गया कि अवध में कुशासन चल रहा, कुशासन, माल एडमिनिस्ट्रेशन, अवध में क्या चल रहा है, कुशासन चल रहा है, और कुशासन के आधार पे अवध का विलय कर लिया। जहाँ की अन्याय था, रेजिडेंट जब रह रहा है तो प्रशासन आपका है, फिर भी आप अवध पे आरोप लगा के और अवध का विलय कर लिया गया। मतलब 3 तरीके से इसने साम्राज्यवादी नीति अपनाई, एक युद्ध के द्वारा, दूसरा विलय की नीति के द्वारा जो गोद लेने की परंपरा को रोकना था, और तीसरा कुशासन के आधार पे। इन तीनों आधार पे इसने क्या किया, पूरा का पूरा राज्यों का विलय कर लिया। इन तीनों का इसने विलय किया। इसके बाद ये तो था इसकी साम्राज्यवादी नीति, एक तरीके से इसने पूरे के पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को फैला दिया। लेकिन केवल ये साम्राज्यवादी नीति नहीं अपनाया, बल्कि इसको संगठित करने का भी काम किया, कई प्रकार के सुधार भी किया। तो डलहौजी को केवल हम साम्राज्यवादी ही नहीं करते, बल्कि एक नया आयोजनकर्ता भी कहते हैं, एक नए प्रकार के प्रशासन को देने वाला भी कहते हैं। तो देखिए आगे क्या किया इसने। सबसे पहले डलहौजी के काल में यदि कुछ सुधार हुए, कहते हैं रेलवे लाइन का निर्माण चालू हो गया, मुंबई से थाने के बीच में रेलवे लाइन का निर्माण चालू हो गया। इसके अलावा इसने कहा जाता है कि शिक्षा सुधार में इसी के काल में, याद रखिएगा, 1854 में वुड का डिस्पैच एक्ट आता है, वुड का डिस्पैच एक्ट आता है। इसी के काल में 1854 में वुड का डिस्पैच एक्ट आता है, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं वुड के डिस्पैच एक्ट को। मतलब जो आधार आज शिक्षा का दिखाई देता है, इसी के द्वारा बाद में चल के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुए। नीचे से ऊपर तक शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं के लिए कॉलेज को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये सब कुछ चालू हुआ। मतलब जो भारतीय शिक्षा दिखाया, मैग्ना कार्टा उसको इतिहास में कहा जाता है जिसका प्रभाव लंबे समय तक दिखाई दे। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देता है, इसको कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जिसका अलग से हम जब शिक्षा की पूरी भी एक वीडियो बनाएंगे, शिक्षा को देखेंगे तो हम बताएंगे कि क्या रहा। तो ये रहा वुड का डिस्पैच एक्ट का इसने काम किया। इसके बाद अगर हम बात करें, देखें तो अगला काम ये रहा कि इसी काल में विद्युत तार, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की शुरुआत हुई। विद्युत ओ सैंगनेसी की, उसमें विद्युत तार की शुरुआत हुई, ओ सैंगनेसी थे, और इसी काल में विद्युत तार का विकास हुआ। इसके अलावा हम बात करें तो इसी के काल में डाक टिकट, पहली बार पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। डाक टिकट
की शुरुआत हुई। इसी काल में पहली बार डाक टिकट की शुरुआत हुई और 2 पैसे की दर से लगने लगा। पोस्ट ऑफिस कानून पारित हुआ। इसी के बाद इसने PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कराई, जिसमें रोड और सड़कों का निर्माण हो। सार्वजनिक निर्माण विभाग की शुरुआत की इसने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेना में भी इसने सुधार किया। ऐसे में कहा जाए तो डलहौजी ने एक तरफ तो साम्राज्यवादी नीति अपनाई। साम्राज्यवादी नीति के तहत हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा तरीका जिसके द्वारा विनय किया जा सकता था, उन हर तरीकों को अपनाया। लेकिन दूसरी तरफ इसने सुधार करने की भी कोशिश की। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, सोचिए कि अब तो इसको समाप्त कर दिया गया। पहले सूचना देने का एक बहुत बड़ा माध्यम हुआ करता था। रेलवे लाइन का निर्माण चालू हो गया। PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना इसके काल में हुई। इसके अलावा हम बात करें तो सेना में भी सुधार करने की इसने कोशिश किया। सेना के कार्यालय को बदला। इसके अलावा एक नए प्रशासनिक संगठन में नॉन रेगुलेशन पद्धति को इसने चालू किया, सीधे नियंत्रण स्थापित करने की। जो नए राज्य बन रहे हैं, जो नए क्षेत्र लिए जा रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि डलहौजी ने शिक्षा में जो सुधार हुआ इसके काल में, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसके बाद कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में यूनिवर्सिटियाँ स्थापित होने लगी और उच्च शिक्षा का तेज़ी से विकास हुआ। लेकिन याद रखिएगा, डलहौजी की जो विलय की नीति थी, डलहौजी की जो अवध को कुशासन के आधार पर मिलाने की नीति थी, कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह का एक कारण डलहौजी की नीतियाँ भी थी। डलहौजी ने वो हर तरीका गलत सही अपनाया जिसके आधार पर हम विलय तेज़ी से ज़्यादा विलय कर सके, और जिसका परिणाम हुआ कि 1856 के बाद एक साल ही नहीं बीता, 1857 में विद्रोह की शुरुआत हो गई। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा डलहौजी का, और जिसके कारण जो है पूरा का पूरा मामला बन गया। तो अगला ये रहा पूरा का पूरा डलहौजी। डलहौजी को हम 2 भागों में देखेंगे। एक तो डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियाँ और दूसरा डलहौजी के प्रशासनिक कार्य। साम्राज्यवादी नीतियाँ में मैं बता दूँ, तीनों तरीका इसने अपनाया। कभी कभी प्री में पूछ देता है, युद्ध के द्वारा किसका विलय किया, कुशासन के आधार पर किसका विलय किया, और क्या कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, विलय की नीति के द्वारा किसका विलय किया। तो तीनों याद रखिएगा। युद्ध के द्वारा वर्मा का विलय किया, पंजाब का विलय किया, और क्या कहते हैं आपका सिक्किम का विलय किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के द्वारा इसने सतारा, जयपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर इनका विलय किया, और अवध का विलय इसने कुशासन के आधार पर किया। ये पूरा का पूरा डलहौजी का कार्य रहा। तो इसको पूरा तैयार करिएगा। आगे के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि 1857 के विद्रोह का कारण कैसे रहा, किसको समझा, क्या कारण रहा, कैसे इसको जाना जाए। ये पूरी चीज़ें हम समझेंगे अगले वीडियो में, जो हम बताएंगे 1857 के विद्रोह को लेके। फिलहाल याद रखिएगा कि इससे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है डलहौजी से, कई बार आ चुका है कि क्या मुद्दा है। इसको जानिएगा। और ये पूरा का पूरा मामला रहा आपका डलहौजी का पूरा वीडियो, जिसको हमने पूरा बताया कि डलहौजी का क्या मुद्दा रहा, कैसे रहा। इसको समझने की है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। पूरी चीज़ें आपको डलहौजी के जो भी मेन मुद्दे हैं हमने बताया। अगली वीडियो में हम 1857 के विद्रोह को समझेंगे।